ओके तो आज 5 है ना, 5 टेस्ट का डिस्कशन करना है, 4 का वो कर चुके हैं ना। ठीक है जी, तो टेस्ट तो स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। तो चलो भाई, तो टेस्ट नंबर 5 में जिनके जो भी क्वेरीज हैं चैट में लिखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो लोग ट्राई करके आए हो, और तो उनके लिए हम लोग डिस्कस, वरना जो ट्राई करना है ना, तो देख रहे होगे बच्चे हैं 50-60 बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं। सो बाकी एक्चुअली सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी लोग अभी सिलेबस ही कर रहे होंगे या आगे अपना PYQ कर रहे होंगे इस तरह से। लेकिन ठीक है, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्या है, 20, 36, 40। तो 20 जो है, कैलकुलेट एक्स एंड वाई एंड बी टू सीक्वेंसेस सच दैट। तो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं टेस्ट 5 का? नहीं सर। उधर स्टडी मटेरियल में भी नहीं है? नहीं सर, वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? अरे शिवा भाई, इसका सॉल्यूशन नहीं है? ठीक है, प्रोवाइड करवाता हूँ, सॉल्यूशन होगा तो। हो सकता है, पूछिए, क्या पता होगा, अब तो देखना पड़ेगा। सो मतलब टेस्ट 5 क्या एक ही है या विद सॉल्यूशन भी दूसरा है? ये तो एक ही है, देखना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी बता देता हूँ। तो इसमें एक्स एन वाई एन बी टू सीक्वेंसेस सच दैट मॉड एक्स एन माइनस वन लेस देन एन स्क्वायर और मॉड वाई एन माइनस वन दिस। तो देखो, एक थ्योरम होता है कि सर रहने दीजिए, याद आ गई थी हमें। याद आ गया। हाँ सर, आप आपको जैसे बोला ना आपने, तो याद आ गया। हाँ, वो सीरीज लगाएंगे दोनों तरफ। हाँ सर, तो यस सर। सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो कन्वर्ज कॉची सीक्वेंस होने की गारंटी है, कन्वर्ज नहीं करेगी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ ये है। यस सर। तो इसीलिए सो दोनों तरफ बस हमेशा लगा देना है। तो ये 20 हो गया, अच्छा 18 भी हो गया, 36। सो 36 में अल्फा जो है 0.10110 111 4 बार 10 एंड चल रहा है, सो वन। बी अ गिवन रियल नंबर रिटर्न इन बेस ऑफ 10, मतलब बेस ऑफ 10 मतलब डेसिमल फॉर्म है।
दैट इज द n की पावर b डिजिट ऑफ 2 इज 1, दैट इज n क्या कहना चाह रहे हैं, n की पावर b डिजिट ऑफ 2 इज 1 unless n is of the form this, so in which case it is 0. Choose the correct statement from below. ये सब स्टोरी का कोई मतलब नहीं है ना, सिंपल तुम फर्स्ट लाइन ही काफ़ी है, ये हटाओ क्या unless this उसको छोड़ो. सो अभी समझना क्या है, चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, बस ये पहचानना है तुम्हें, या मतलब सिंपल ये नंबर्स के पहचान पे है कि अल्फा क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. आपको याद होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट. देखो कोई भी रियल नंबर है उसके दो कैटेगरी हैं, है ना, आप सब जानते हैं. सो रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू डेसिमल फॉर्म एंड एक होगा इरेशनल नंबर. अब रैशनल नंबर कौन से हैं, तो जिसका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग है, मैं डेसिमल फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूं, तो जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है, जैसे इसका जो डेसिमल फॉर्म है या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग समझ आता है, मतलब जैसे 1/2 0.5, मतलब एक पॉइंट बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा आफ्टर डेसिमल ऑल्सो. एंड दूसरा जो फॉर्म है इरेशनल नंबर का कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा, जिसको रेकरिंग भी आप कहते हैं. तो रेकरिंग वाले जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. और इसका जो फॉर्म है इरेशनल नंबर का, तो दिस इज एक्चुअली, सो इसका जो फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, जैसे अगर आपने पाई का डेसिमल फॉर्म देखा होगा तो आप कहीं पे रेकरिंग बार नहीं लगा सकते, रेकरिंग कहाँ लगा, जो रिपीट करता है. तो पाई इरेशनल नंबर इसलिए भी है क्योंकि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कहीं टर्मिनेट भी नहीं करेगा, खत्म नहीं होना है, और कोई पैटर्न भी आपको नहीं मिलेगा. सेम फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह के नंबर्स, है ना, तो वो इरेशनल नंबर है. तो जो नंबर आपको गिवन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो नंबर है वो क्या है, जो अल्फा हमें गिवन है वो क्या है, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है 0.10 110 111, क्या कहीं रेकरिंग लगा सकते हैं इस पे हम? नो सर. तो ये अल्फा क्या है यहाँ पे? इरेशनल. हाँ, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है कि 0.10 110 111 4 बार 1 फिर 0, तो आप ऐसा कर सकते हैं कहीं पे रेकरिंग लगा दे, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आप जानते हैं कि 0.3 रेकरिंग या 0.3333 ये है, तो ये 1/3 आता है, ये रेशनल नंबर है. तो ये एक इरेशनल नंबर है, इसको आप कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. सो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, तो इसको आप मतलब इरेशनल नंबर सिंपल डेफिनेशन से ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि एक तो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीटिंग इन द सेंस कि रेकरिंग लगा सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे 0.3 रेकरिंग है, या जैसे आपको याद होगा 22/7 लिखते हैं तो क्या आता है 3.142857, इस पे आप रेकरिंग लगा सकते हैं. तो अगर डिवाइड करते जाओ 22 को 7 से तो आएगा 3.142857 142857 142857, ये चलता रहेगा. तो वहां पर रेकरिंग मैंने लगा दिया किस पे 14285 से, मतलब ये रिपीट करेगी, तो यहां पर रेकरिंग नहीं लगा पाएंगे कि वही चीजें रिपीट करेंगी, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल. और 22/7 रैशनल है ना. और पाई में कोई रेकरिंग नहीं लगा पाएंगे, पाई का जो डेसिमल फॉर्म है उसमें, ठीक है. सो पाई से इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल है नहीं. ये स्टोरी इसको इग्नोर करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है.
अल्फा इज इरेशनल, यस. फॉर एवरी इंटीजर q मोर देन इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट r सच दैट अल्फा विल बी बिटवीन r बाई क्यू एंड r प्लस 1 बाई क्यू. अच्छा, कह रहा है कोई इंटीजर q ले लो तो एक ऐसा r जरूर मिलेगा कि आप इसको इस फॉर्म लिख पाएंगे. चेक करो, फॉर एवरी कह रहा है तो मैं अभी मान लेता हूं r 2 ही ले लो, ठीक है ना. फॉर एवरी इंटीजर q मोर देन इक्वल टू 2, तो चलो q को 2 ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो q को यहाँ 2 रख देते हैं. तो r बाई क्यू लेस देन अल्फा लेस देन r प्लस 1 बाई क्यू. तो बताओ ऐसा क्या r लोगे ताकि ये इस बीच में आ जाएगा, होगा ऐसा? p बाई क्यू एंड देन ये कुछ ऐसा कह रहा है p प्लस 1 बाई क्यू टाइप का. अच्छा, r मोर देन इक्वल टू 1 है. r क्या है? r भी इंटीजर है क्या? सो जैसे 1/2 है और वहां लिख दें 2/2 तो 1 ही हो जाएगा. तो 0.5 और इसके बीच आएगा नहीं. सो हर इंटीजर के लिए ऐसा हो सकता है क्या? r कोई ऐसा मिलेगा बहुत लार्ज, तो q बराबर 2 पे ही मुझे लगता है फेल हो जाएगा ये कंडीशन. इसने कहा फॉर एवरी इंटीजर q, तो q को मैं 2 ही रख दूं. तो ऐसा सोचो r क्या लोगे ताकि अल्फा इस बीच में आ जाए. ऐसा कोई r अगर बहुत लार्ज लोगे तो नंबर लार्ज 2 के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. अगर मैं q को 2 रख दूं, क्योंकि कह रहा है फॉर एवरी इंटीजर q, तो q को 2 रख दूं तो उसी में फेल हो जाएगी, है ना. ये कह रहा देखो यहाँ पे अगर आप q को 2 रख दो तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी. ऐसा कोई r मिलेगा ही नहीं आपको जिससे अल्फा इन दोनों के बीच आ जाए. और कह रहा है अल्फा हैज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन. इसका मतलब है वही रेकरिंग नहीं लगा सकते हम अल्फा में, कि अल्फा का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग, रेकरिंग. तो कह रहा है कि अल्फा का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें आप रेकरिंग नहीं लगा सकते. यस, इट इज इरेशनल. तो किसी भी इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में आप रेकरिंग नहीं लगा सकते, रिपीटिंग नहीं होगा वो, या पीरियोडिक नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा एक रेगुलर इंटरवल पे. तो ऐसा नहीं होगा, दैट्स वाई. तो ठीक है, तो ये है ना डेसिमल फॉर्म एक्सप्लेन करा. यहाँ बेस 10 का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बहुत सारे ऑक्टल, इस तरह के फिजिक्स में, या हम लोग बाइनरी जो पढ़ते हैं ना कंप्यूटर साइंस में जो टॉपिक आता है, या आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर्स में, तो उस तरह डेसिमल फॉर्म मतलब 10 के आधार पे, डिजिट 0 to 9 के आधार पर लिखा जाता है. सो उस तरह से है. तो दैट इज वाली स्टोरी हटा देगा, क्या इसकी जरूरत है. ठीक है. सो अच्छा 36 ना क्वेश्चन नंबर, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं. एक मिनट फोन पे जा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो 36 के बाद है 20, 36, 40. सो 40 कह रहा है, देखो जरा बाकी लोग, लिमसुप लिमिनफ का कॉन्सेप्ट है ये. इसमें आगे नहीं जाएगा ये. ओके, ठीक है. देखो बाकी लोग ट्राई करो खुद से. तो फोन को चार्ज पे लगाता हूँ. देखो ट्राई करो. ये जस्ट डेफिनेशन है. लिमसुप लिमिनफ अगर आपको डेफिनेशन पता है तो उस पे ही है. क्या कह रहा है समझो. ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे
कि ए एन सबसेट है आर का, एक्स एन कोई फंक्शन है आर टू 0 1, कैपिटल एक्स एन होगा वहां पे, एंड कैपिटल एक्स एन 0 या 1, इसको इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं कि इट कैन टेक वैल्यू 0 और 1। सो एक्स अगर ए एन में है तो 1 वैल्यू लेगी और ए एन में नहीं है तो 0 लेगी, इंडिकेटर फंक्शन, ठीक है। अब जी एक्स है लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एक्स एन या फंक्शन एक्स एन, एच एक्स है लिमिट इंफीरियर ऑफ फंक्शन एक्स एन। देखो अब ध्यान से देखो, फंक्शन एक्स एन क्या है, एक्स एन के कोडोमेन में 0 1 है सिर्फ, या तो 0 वैल्यू आएगी या 1 आएगी, दो ही पॉसिबल वैल्यू है। सो एक फंक्शन है, मतलब जैसे अगर रैंडम वेरिएबल जैसा सोचोगे तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल जैसा है। सो ये जैसे वैल्यू 0 या 1, कब 0 कब 1, तो एन एक्स अगर ए एन सेट में है तो 1 और नहीं है तो 0। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है कि जी एक्स एच एक्स अगर 1 है, अच्छा सो जी एक्स का क्या मतलब है समझो, जी एक्स है लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन, तो सीक्वेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझो, तो हालांकि इसको मुझे लगता है कि नेचुरल नंबर टू 0 1 लिखना चाहिए, लेकिन इसने किसके थ्रू लिखा है, एक्स एन को आर के थ्रू, मतलब यहाँ पे ए एन सेट में बिलोंग करा दिया ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्स एन जो है, सो लिमिट सुपीरियर को जी एक्स नाम दिया है और लिमिट इंफीरियर को एच एक्स नाम दिया है। अब कह रहा है कि जी एक्स और एच एक्स इक्वल है 1 के, इसका क्या मतलब है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर किसी सीक्वेंस का इक्वल है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, या सीक्वेंस कन्वर्स करेगी। हाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में भी था कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर आर इक्वल, ये थ्योरम है सीक्वेंस सीरीज में। तो यहां पे आपका जी एक्स एच एक्स दोनों की लिमिट 1 है, तो मतलब एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एम सच दैट फॉर ऑल एम मोर देन इक्वल टू एम एक्स ए एन में होगा। अब अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन लगाओ, कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि अल्टीमेटली क्या होगा, सीक्वेंस जैसे कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों 1 है, इसका मतलब लिमिट 1 है, और लिमिट 1 होने का क्या मतलब है कि कुछ टर्म को छोड़ दो तो उसके बाद के सारे टर्म 1 होंगे सीक्वेंस में, यही डेफिनेशन था उसका कन्वर्जेंस का डेफिनेशन सीक्वेंस में। तो यही तो कह रहा है ये कि देयर एग्जिस्ट एम, एम कोई नेचुरल नंबर होगा तो उसके बाद के जितने टर्म्स होंगे वो सब 1 के इक्वल होगा। x बिलोंग्स टू ए एन, तो x बिलोंग्स टू ए एन का मतलब क्या, कैपिटल एक्स एन इज 1, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू स्टेटमेंट है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों इक्वल है, तो मतलब एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, कहां कन्वर्ज कर रही है, 1 पे, क्योंकि लिमिट सुपीरियर इंफीरियर दोनों 1 है, तो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या है कि कुछ टर्म को अगर छोड़ दोगे तो उसके बाद के सारे टर्म 1 हो जाएंगे। तो यहाँ एक्स एन बिलोंग्स टू ए एन लिखने का मतलब है कैपिटल एक्स एन इज 1, सो मतलब ये भी यही कहना चाह रहा है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों 1 है, इसका मतलब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगी, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो यस, अब समझो लिमिट सुपीरियर 1 है लिमिट इंफीरियर 0 है, तो क्या कह सकते हो तुम, डाइवर्जेंट होगी सीक्वेंस। हाँ तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एम सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू ए एन, एक्स बिलोंग्स टू ए एन मतलब कह रहा है कि सीक्वेंस की लिमिट 1 होगी, तो गलत है ना ये चीज है, Yes, सो एक्स एन 1 नहीं होगी। अब कह रहा है कि यहां पे मान लो लिमिट सुपीरियर 1 है लिमिट इंफीरियर 0 है, सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस n1 n2 n3, मतलब सब सीक्वेंस की अब बात कर रहा है वो, है ना, सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो x है ना n जो होता है तो उसका सब सीक्वेंस बनाया n1 n2 n3 ऑफ डिस्टेंस इंटीजर, मतलब डिस्टिंक्ट इंटीजर हो यहाँ पे, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू ए एन के, ये ए एन के लिखा हुआ है, ए एन सफिक्स में के, मतलब सब सीक्वेंस है फॉर ऑल, ये सब सीक्वेंस है ए एन के। कह रहा है एक ऐसा सब है ना, आपको उसका मिलेगा कि जहां पे एक्स एन बिलोंग करेगा ए एन के में, सो एक ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा एंड दैट विल कन्वर्ज टू सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू ए एन के। सो ए एन के में बिलोंग करने का क्या मतलब है कि एक्स एन की वैल्यू 1 होगी, यही ना। तो बताओ क्या लगता है ये ट्रू है कि फॉल्स है, अगर लिमिट सुपीरियर 1 है लिमिट इंफीरियर 0 है
तो लिमिट सुपीरियर 1 होने का क्या मतलब है कि कोई एक सब सीक्वेंस है जिसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट 1 है। लिमिट इंफीरियर 0 है, इसका मतलब कोई एक सब सीक्वेंस है जिसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट कितनी है, 0 है। तभी तो लिमसुप लिमिट कैसे आता है कि जितने भी सब सीक्वेंसेस की लिमिट है तो लार्जेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट, जिसको लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, तो वो हमारा लिमिट सुपीरियर है। स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट इज द लिमिट इंफीरियर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है क्योंकि लिमिट सुपीरियर 1 है, लिमिट इंफीरियर 0 है। तो ये तो है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ये वो नहीं, वो तो ठीक है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट एक्सएन डाइवर्जेंट है। बट ये वैसा नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि एक ऐसा सब सीक्वेंस देयर इज सीक्वेंस n1 n2 n3 सच दैट कि x बिलोंग करेगा ANK में, ANK में। तो ANK में अगर बिलोंग करेगा तो इसका क्या मतलब है कि XNK की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर ANK। ओ लेकिन x तो कॉमन है ना, x तो AN में होगा या AN में नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखते हैं भी, उससे ए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला समझते हैं। ये कह रहा है कि GX और HX 0 है तो एक ऐसा M मिलेगा सच दैट फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू n XN डज नॉट बिलोंग टू AN। तो ये पहले ऑप्शन जैसा ही है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों 0 है ना, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों 0 है। इसका मतलब है कि सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, और सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो इसके एक्सन की वैल्यू 0 है, और एक्सन की वैल्यू 0 होने का मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू AN, और ये भी यही कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग टू, ये तो ट्रू है। सी प्रॉब्लम है, बाकी है ना बी तो गलत हो गया था क्योंकि वो कन्वर्जेंट नहीं है। सी में ये है कि क्या एक ऐसा सबसिक्वेंस मिलेगा हमें जहां पे XN बिलोंग करेगा ANK में, और इसका मतलब है कि है ना एक सब सीक्वेंस होगी XN की वो 0 होगी और एक सब सीक्वेंस 1 होगी। बताओ अगर मैं सिंपल हम लोग सीक्वेंस ऑफ है ना, ये तो हालांकि फंक्शन ले रखा है सीक्वेंस ऑफ, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, XN R टू दिस है तो कुछ वैल्यूज के लिए 1 हो जाएगी, कुछ वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगी। लेकिन ए सेट में ही AN के क्या होगा, अच्छा एक मिनट समझो, ये जो AN के है ये कहीं ना कहीं ए का ही सबसेट होगा ना, क्योंकि A1 A2 A3 A4 इस तरह से है। तो X1 A1 में होगा, X2 A2 में होगा, तो इसका एन का ही मतलब सबसेट होगा, तो मतलब उसमें सारी वैल्यूज 1 1 1 होंगी। हाँ सुप्रीमम और इनफीमम अलग अलग दिया तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये ना, क्योंकि ANK में कहना चाह रहा है कि वैल्यूज 1 आएगी, लेकिन XN बिलोंग्स टू ANK कह रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू 1 ही आएगी हमेशा, तो 1 तो नहीं 0 भी आ सकती है, और 0 तब होगी जब AN में नहीं होगी। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा सबसीक्वेंस होगा जिसमें X AN में होगी, तो X ANK में होने का मतलब है कि सीक्वेंस की वैल्यू 1 ही होगी, है ना, बट लिमिट इंफीरियर 0 है। तो इसका मतलब है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पे वैल्यू 0 है, राइट। एक ऐसा सबसीक्वेंस मिलेगा क्या जहां पे X AN में होगा, तो X अगर ANK में है इसका मतलब है कि XNK विल बी 1, बट ए के कोई भी हम सबसीक्वेंस लेंगे वैल्यू तो 1 ही होनी है ना, 0 तो कभी आएगी नहीं। सो ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फॉर ऑल XN बिलोंग्स टू AN वैल्यू 1 ही होगी, बट इंफीरियर 0 है, तो इसीलिए आई थिंक गलत हो जाएगा। मतलब बी और सी एक जैसा ही स्टेटमेंट है ना, बी और सी वैसे ही कहना चाह रहा है कि एक ऐसा सबसीक्वेंस मिलेगा जहां पे डिस्टिंक्ट इंटीजर का जहां पे x बिलोंग्स टू ANK, तो मतलब वही हो गया x बिलोंग्स टू AN टाइप का, और x AN में है तो सीक्वेंस को 1 पे कन्वर्ज करना होगा। सीक्वेंस अगर 1 पे कन्वर्ज करेगी तो लिमिट इंफीरियर 0 नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आई थिंक गलत है ना।
हाँ वैसे ही लग रहा है, हालांकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन टाइप का, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं है, क्योंकि हमें हमारे देखो ये फंक्शन दे दिया ना, सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे जैम या गेट के सिलेबस में भी नहीं है। जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम, सॉरी सीक्वेंस ऑफ मतलब रैंडम वेरिएबल भी है, और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हमारे सिलेबस में है। तो जैम गेट के सिलेबस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो ये हालांकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनाया है, तो ये हालांकि सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट स्टिल है ना, करने के लिए ठीक है। तो मुझे लग रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए एन के कहना चाह रहा है ना, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एन, और ए एन में होने के लिए उसको 1 होना पड़ेगा, तो वो लिमिट इन्फिनिट 0 नहीं आएगी, इसलिए ना ये गलत हो जाएगा। मतलब ए बी सी एक बात ही कह रहा है, समझ लो एक जैसा ही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक्स ए एन में बिलोंग करेगा एंड एच एक्स 0 हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। तो उसके लिए फंक्शन को एक्स एन को 1 ही होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में वैसा हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं होगा, है ना, इस तरह से, इसलिए गलत है। ठीक है, अगला क्या है, 18 हो गया ना। 35, ये तो सिंपल है, तुम उसमें वो कर लो, लिमिट निकाल लो ना। जैसे ये जो कह रहा है, तो क्या इसे पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है, जैसे बोल रहा है ना, ए एन इज मोर देन सी एन फॉर लार्ज एन। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ए एन डोमिनेटिंग है सी एन से, तो इसका मतलब है कि ए एन अपॉन सी एन की लिमिट लिखोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो कौन डोमिनेटिंग है, ए एन, तो ए एन डिसाइड करेगा कहाँ जाएगी, है ना, लार्ज है तो ये इन्फिनिटी होगी क्या, ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये है। या ऐसा भी कह सकते हो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन अपॉन ए एन, तो ए एन तो डोमिनेटिंग, ये जाएगा इन्फिनिटी पे ले जाएगा इसको, तो इन्फिनिटी पे ले जाएगा, इसका मतलब ये 0 होगी क्या, तो ये चेक करना है, चेक कर पाओगे, देखो सिंपल तो है, ऐसे ही बाकी ऑप्शन में करने हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ अगर हम सी एन से डिवाइड कर दे तो ए एन ज्यादा है, तो इन्फिनिटी पे लिमिट होनी चाहिए, या बेटर है ये देख लो, ये ज्यादा सही रहेगा, इन्फिनिटी होना हो ना। और स्ट्रिक्टली मोर देन 0 कहा है ना, ये चीज है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आंसर होगा यस। ठीक है, तो वो ऑप्शन, वो जो ऑप्शन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो, ये लिमिट निकालो कितनी आती है, 0 आती है क्या, 0 आएगी ट्रू हो जाएगी। सिमिलर वे में बाकी ऑप्शंस को चेक कर लो, क्योंकि n का फंक्शन है ना, तो डोमिनेट करेगा, इसका मतलब है कि दैट विल n टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। सो अप्लाई दिस एंड चेक, कर पाओगे देखो करके, और इससे पता चल जाएगा ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या है जी, 34, 43, 34 में क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट रूट एन स्क्वायर मतलब 1/n टाइप का है ना, तो पी टेस्ट से ये पहला डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो वो फॉल्स है, करेक्ट पूछा है तो फॉल्स है। साइन 1/n फैक्टोरियल, तो इसको 1/n फैक्टोरियल के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, जैसे तुम ए ऑप्शन में भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, एन को रखो दिस एंड बी एन को रखो 1/n, तो जब लिमिट निकालोगे एन अपॉन बी एन तो ये 1 आएगी, और 1 नॉन जीरो है या बोलो 1 पॉजिटिव है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि एन अपॉन बी एन की लिमिट अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और बोथ विल डाइवर्ज। तो हम जब बी एन सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए सीरीज बी एन के बारे में, तो यहाँ पे जो सीरीज बी एन है वो डाइवर्जेंट है, इसलिए सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन फॉल्स है। बी में भी सिंपल है, ए एन यू कंसीडर साइन 1/n फैक्टोरियल एंड बी एन यू कंसीडर 1/n फैक्टोरियल,
और ये निकालो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन। अब ये देखो कितना आएगा, ये तो 1 आ जाएगी, फिर से ये पॉजिटिव है, तो सीरीज ए एन सीरीज बी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल की सीरीज तो कन्वर्ज करेगी, ई पे कन्वर्ज करेगी अगर जीरो से लेंगे तो, हाँ तो ई पे कन्वर्ज करेगी, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, तो बी ट्रू है। तीसरा कह रहा है सीरीज 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर ए इज पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव नंबर है। तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज जानते होंगे, ये आर की पावर एन जैसा नहीं है, और आर की पावर एन कन्वर्जेंट होती है फॉर मॉड आर लेस देन 1। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर ज्योमेट्रिक सीरीज है, ट्रू है। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लगाओ कि आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मॉड आर इज लेस देन 1, तो यहाँ मॉड आर लेस देन 1 आएगा, इसलिए कन्वर्जेंट है। ऑल ऑफ द एबव, तो ये ऑप्शन लिखने नहीं चाहिए, ऑल ऑफ द एबव लिखने का क्या मतलब है ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपका BC सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो है 34 के बाद 43, में an is a sequence of real numbers such that a1 is 1 limit n tends to infinity an is 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, देन द वैल्यू ऑफ सीरीज ए स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 माइनस ए एन स्क्वायर। इसमें तो कुछ एरर दिख रहा है, ए क्या है, ए एन होना चाहिए, ए क्या मतलब है, ओ अच्छा वैसा ये लिखने में गलती किया है। ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है ए एन प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, तो उसने लिखने में अपॉन चला गया है उसका। तो ये होगा, क्या है 43। सर वो डिवाइड में an प्लस 1 नहीं है ना, डिवाइड में, डिवाइड में लिखा ना वहाँ पे an प्लस 1। नहीं नहीं नहीं, वो डिवाइड में लिखा है, वो गलती मतलब टाइपिंग एरर है, ठीक है, दिस इज टाइपिंग एरर। इसे आंसर आया किसी का इस क्वेश्चन सॉल्व करके, ए क्या है, तो इसका आंसर 8 आया था। आया था सही से सॉल्व करके, नहीं नहीं, जो आपने लेट किया उसको मान के। हाँ तो 8 ही आंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर, टाइपिस्ट से गलती हुई है, तो वो ठीक कर देगा, अभी ठीक हो जाएगा। हो जाएगा सर। बस अब टेलीस्कोपिक है, इसको बाकी लोगों के लिए बता देता हूं, ऐसा लेना n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इसको लिख दो n फ्रॉम 1 टू n। अब इसको खोल दो, एक एक टर्म कैंसिल होता चला जाएगा, तो फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा। इस सीरीज को खोल दो और बाद में लिमिट लगा देना, तो उससे आंसर 8 आएगा। ठीक है, 43 के बाद 51,
ये जस्ट कैलकुलेशन है। क्या सिंपल है ना, कैलकुलेशन है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जेई का पीवाई क्यू है। हाँ है ना, जेई एडवांस में शायद आया हुआ है ये। तो लिमिट एज अ सम से शायद हो जाता है ना ये, तो उससे हो जाएगा। देखो, तो इसको अगर न्यूमरेटर को सीरीज में लिखोगे तो क्या बनेगा ये क्या है, n प्लस वन की पावर a माइनस वन है। तो न्यूमरेटर इज समथिंग लाइक समेसन k की पावर a k फ्रॉम 1 टू n, यही है। एंड इसको तो एडजस्ट कर लेंगे जो बाहर है। n सब में से एक कॉमन निकाल लो, तो n निकालो क्या होगा a प्लस, सो यहाँ अभी है n प्लस वन की पावर a माइनस वन। तो अभी जस्ट मैं उसी को लिख रहा हूँ। एंड अगर n मैं कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो n अगर मैं कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचेगा, सीरीज के फॉर्म में लिख देता हूँ। सीरीज n हर टर्म में से कॉमन निकाल दिया पूरे में से, तो ये बनेगा a प्लस के बाई एन, यही ना, n कॉमन हो गया, k फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, देख लो। सो नाउ n हमने बाहर कर लिया, अब इस n को वहां शिफ्ट कर दो, लेकिन होना क्या चाहिए था, k बाई एन, तो कोई बात नहीं, यहाँ k बाई एन कर देंगे। तो n को अगर मैं n की पावर a से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि समेसन तो k पे है, तो n को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ समेसन k पे है, लिमिट बाद में n पे है। तो अब इसको ठीक से एडजस्ट करो, तो ठीक से एडजस्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर a, अच्छा यहाँ 1/n की जरूरत है ना, तो ये वाला n वहां चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो 1/n समेसन k बाई एन इसकी पावर a k फ्रॉम 1 टू n, ये तो न्यूमरेटर हो गया, तो इसको लिख दिया। और यहाँ पे है, यहाँ भी एक 1/n की ज़रूरत है, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ एक n हो जाएगा, मतलब ये कह रहा हूँ यहाँ भी एक 1/n की ज़रूरत है ना, ठीक से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ एक 1/n की ज़रूरत है। सो ये हो गया a प्लस के बाई एन एंड k फ्रॉम 1 टू n, यहाँ भी अब ठीक से बैलेंस करो, जितना एक्स्ट्रा टर्म है उसको बैलेंस करो। सो ये हो गया n प्लस वन की पावर a माइनस वन, तो ये अलग है, ये अलग है ना, तो इसको ये लिमिट बाद में लगाएंगे, अभी लिमिट को हटाओ, जस्ट मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बचा मेरे पास, देखो ध्यान से बचा क्या, एक तो n की पावर a बचा हुआ है, एक n ये जो मैंने डिवाइड किया था इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ है n प्लस वन की पावर a माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ कैंसिल होके क्या बना देगा, यहाँ भी a माइनस वन बना देगा, मतलब n की पावर a माइनस वन बना देगा। अब तुम ध्यान से बस ये देखो, जो मैंने बाद में लिखे हैं ये वही चीज़ है जो पहले लिखा हुआ था, और ये वही चीज़ है जो क्वेश्चन था। अब तुम खुद लिखोगे तो रियलाइज होगा, ऐसे देख के रियलाइज नहीं होगा, लिख के देखो। ठीक है, अब हो जाएगा, लिमिट जैसे हम लगाओ। सो इसमें लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगाओगे दिस विल कन्वर्ज थ्रू, तो n अपॉन n प्लस वन की लिमिट वन होती है ना, तो ये तो वन आ जाएगा लिमिट। इसकी लिमिट आएगी इंटीग्रल x की पावर a 1 टू n है, तो 0 टू 1, ये हो जाएगी, ये भी 0 टू 1 a प्लस एक्स डी एक्स, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है 1/60। क्या इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके a निकाल पाओगे, ये है, क्योंकि ये तो वन हो गया है ना, निकालो। सो लिमिट एज अ सम पे इसको फिट करना था, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। सो यू सॉल्व दिस एंड यू फाइंड a,
ये ऑलरेडी एक बुक प्रोवाइड किया था ना आप लोगों को, 41 ईयर JEE PYQ सोल्यूशन, गूगल करो तो भी आ जाएगा। तो उसमें इंटीग्रल के क्वेश्चन में जाओगे तो सॉल्व है ये JEE, इसमें एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इन्होंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो एडवांस या मेंस जो भी देखो, मुझे एडवांस का ही था। तो ठीक है 51 है ये। उसके बाद है 14 18 और क्या बचा 15 58। 58 में क्या है जी? सो ये सिंपल है। क्या पूछ रहा है? सीरीज का सम कि साइन 1/3 की पावर n इंटू कॉस 2/3 की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसका सम निकालना है जी। तो आपको पता है 2 साइन a कॉस b वाला फॉर्मूला, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट आंसर आ जाएगा ये हमने, है ना। सो क्या करोगे? सम ऑफ सीरीज चाहिए, है ना। यू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज का सम चाहिए एक्चुअली। क्या करोगे? वैसे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंदी नहीं होगा। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन a कॉस b, अगर वो लगाओगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, बट हाउ टू फाइंड द सम देखो। या तो कोई आइडेंटिटी है जो यूज करना है, साइन 1/n कॉस साइन 2/3 कॉस 2/3 प्लस, फिर ऐसा ही साइन 1/3 स्क्वायर कॉस 2/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस विल कीप गोइंग। बोलो भाई, 2 साइन a कॉस b अगर मैं उस तरीके से ट्राई करके देखूं तो क्या आता है फॉर्मूला? इसका सम कितना आएगा? तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन a कॉस b, तो साइन a प्लस बी, सो 3/3 की पावर n एंड प्लस साइन a माइनस बी, तो ऐसा -1/3 की पावर n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बीच में माइनस आ जाएगा फिर तो, और बीच में अगर माइनस आ गया तो टेलीस्कोपिक हो गया, तो आसान हो गया देखो। तो ये आ गया बीच में माइनस, अब है ये टेलीस्कोपिक सीरीज, तो टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे खुद ही। ठीक है देखो, तो लगाया 2 साइन a कॉस b, देख लेना टेक्नोमेट्री फॉर्मूला जैसे इन्होंने बताया कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, सो a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो बीच में प्लस था तो बाहर माइनस आया, तो ये हो गया। अब ये टेलीस्कोपिक है, समझ आ रहा है? 3 कैंसिल कर दो तो ये 1/3 की पावर n-1 है। सो जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे हाफ, इसमें लिखो लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, इंस्टीड ऑफ इन्फिनिटी यू राइट n फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, और ये हो गया आपका साइन 1/3 की पावर n-1 माइनस साइन 1/3 की पावर n। अब मैं कह रहा हूँ ये टेलीस्कोपिक है, जस्ट ओपन करो
टर्म्स कैंसिल हो चले जाएंगे, पहला और लास्ट बचेगा। देखो तो खोलो इसको। सो हाफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीरीज खोलते हैं तो n को 1 रखेंगे तो ये बचा साइन 1, क्योंकि 3 की पावर 0 1 हो गई, माइनस साइन 1/3। ये हुआ पहला टर्म n को 1 रखने पे। अब n को 2 रखो, सो n को जब 2 रखोगे सो साइन 1/3 माइनस साइन 1/3 स्क्वायर। एंड ऑब्जर्व पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तीसरा टर्म आएगा साइन 1/3 स्क्वायर माइनस साइन 1/3 क्यूब, एंड इट विल कीप रनिंग। सीधा मैं लास्ट टर्म लिखता हूं क्योंकि मैं कैपिटल N तक जाऊंगा। तो साइन 1/3 की पावर n-1 माइनस साइन 1/3 की पावर n। ठीक, अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है। तो हो गया, हो क्या रहा है, सेकंड मतलब पहले टर्म, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये nth टर्म है। ठीक, तो पहले वाले में लास्ट, सेकंड वाले का फर्स्ट से कट रहा है, ये इससे कटेगा। ठीक है, ये इससे कटा, अगले वाला इससे कट जाएगा, फिर अगले वाला इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, पहला और आखिरी। लगा दो अब कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ है हाफ साइन 1, रहने दो अभी, एंड माइनस, इसमें लिमिट लगाओगे 1/∞ 0 साइन 0 0 गायब हो गया। अब साइन 1 कैलकुलेटर तुम्हारे पास है ही, साइंटिफिक कैलकुलेटर, चलो यहाँ भी होगा। तो अच्छा ये तो रनिंग टेस्ट नहीं है तो इसमें आएगा, जो सबमिटेड है ना। रनिंग टेस्ट में कैलकुलेटर आता है टैब पे, देखो साइन 1 डिग्री नहीं है, साइन 1 रेडियन है, ध्यान रखना। जैसे कैलकुलेटर में भी 2 ऑप्शन रहता है मोड का, रेडियन मोड, डिग्री मोड। तो जब साइन 1 निकालोगे तो कैलकुलेटर रेडियन मोड में होने चाहिए, अगर डिग्री मोड में है तो लगभग 0 वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट मतलब 0 के आसपास आएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 50, कितना होता है, कितना बताया था मैंने, 56, अराउंड 56 डिग्री 1 रेडियन। तो मतलब ना पाई अपॉन क्या आ जाता है, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180/पाई, 180/पाई कितना होता है, शायद 56 के आसपास आता है। ठीक है, या 57 के आसपास आता है, 57 डिग्री। तो तुम कैलकुलेटर में एंटर करो साइन 1 और बताओ कितना आंसर आ रहा है, उसको 2 से डिवाइड करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो स्क्रीन पे रहता है एग्जाम में। है ना, हमें रेडियन मोड में रखना है कैलकुलेटर को। तो कितना होगा भाई, किसी का आया, साइन 1 इज नॉट डिग्री, रेडियन। सो साइन 1 0.84 समथिंग आ रहा है। हाँ 0.84 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये आंसर है 0.42। मैं फिर से कह रहा हूँ, रेडियन साइन 1, डिग्री मत लिखना, रेडियन मोड में रखो कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर में 2 मोड रहता है, रेडियन और डिग्री, तो तुम रेडियन मोड में रखना। देर आर 2 मोड ऑफ कैलकुलेटर। 0.84147, ठीक है ना, और अपॉन 2 करोगे अप्रॉक्स 42, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, सो ये हो गया 58। ये क्या क्वेश्चन देखने का डाउट हो रहा है क्या, 14 18, तभी क्या बच गया 14 18। जो लोग सॉल्व करके आए हो जेन्युइनली, है ना, मतलब खुद से ट्राई करके आए हो तो डाउट पूछो। 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रूट n + 1 माइनस, तो क्या दिक्कत है, लेफ्ट साइड में रेशनलाइज करना आता है, करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, आ जाएगा। आप लेफ्ट साइड में जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड को, बस बोल रहा हूँ, तो -n और रूट n + 1 प्लस रूट n हो जाएगा। तो 1/√n + 1 प्लस रूट n। अब इसको कंपेयर करो 1/√n के साथ जो ऑप्शंस में लिखा हुआ है, क्या लगता है ये वैल्यू, ये क्या था, दिस इज √n + 1 माइनस रूट n, तो उसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऐसा बन गया। तो यही क्वांटिटी इसके इक्वल आ गया। अब इसमें क्या रिलेशन, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू कम है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बताओ।
हाँ सर ठीक है। इनफैक्ट ये 1 से भी कम होगा इन 1 से ज़्यादा के लिए। सो नेक्स्ट जो है 14 के बाद 18, 18 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सपोज सीरीज ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्जेज एट एक्स की पावर -3 एंड डाइवर्जेज एट एक्स की पावर 0, तो ये कन्वर्ज करेगी। तो सपोज वाला कुछ भी हो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो कभी कन्वर्ज नहीं करेगी ना, तो पी स्टेटमेंट को फॉल्स ही होना है, क्योंकि चाहे पहला कुछ भी हो ये थोड़ी कन्वर्ज करवा देगा, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। एंड दूसरे वाले में क्या कह रहा है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, उससे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। सब ट्राई करो भाई, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, देख के छोड़ोगे तो एग्जाम में सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं सच्चाई, शुरू में मुझे लगा समझ नहीं आया कैसे करे, लेकिन ट्राई किया तो सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे पहले से आता है ये सब चीजें, हर क्वेश्चन में ट्राई ही करता हूँ, रट्टा थोड़ी मारा हुआ है। कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे, दुनिया में करोड़ों क्वेश्चन है, तो एक ही तरीका है कि तुम ट्राई करके देखो। जैसे ये क्वेश्चन शुरू में मुझे देख के लगा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ट्राई किया हो गया। तो ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में भी करना पड़ेगा, ट्राई करोगे हो जाएगा, और ट्राई नहीं करोगे तो होना ही नहीं है। तो बस तुम्हें कोशिश करना है, जो समझ आ रहा है दिमाग में वो करके देखो और आंसर आ जाएगा। और यहाँ प्रैक्टिस हेल्प करता है कि तुमने अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो तुम अगर तुक्का भी लगाओगे तो सही निकल आएगा। ये चीजें हैं लेकिन ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे हो नहीं, तुक्का लगाओगे तो गलत ही होगा। ये है तो -1 की पावर n x की पावर n, और यहां से आएगा 4 की पावर n log n, इस तरह से है n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ये सीरीज है, पावर सीरीज है, -1 की पावर n 4n log n। तो इसका निकालो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आता है, निकालो। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गया, अब तुम ये देख लो कौन सा लगाना चाहते हो रूल। लिमिट सुपीरियर ऑफ an की पावर 1/n, ये लगा लो, बताओ जी कितना आएगा। तो ये तुम्हारा an है, दिस इज समथिंग लाइक an x की पावर n, सो an इज दिस वन, ठीक है। तो मॉड हटाओगे -1 गायब, 4, तो यहाँ 1/4 रहेगा। जैसे n की पावर 1/n की लिमिट कितनी होती है, 1 ना, तो log n की पावर 1/n की लिमिट भी 1 ही होती है, प्रूफ करके देख लेना। जैसे हम लोग जानते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज 1, क्या ये भी होता है जी, log n की पावर 1/n इज 1, ये फॉर्मूला है, चेक कर लो। इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म का है दोनों, तो लॉग लगाओगे उससे आ जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 1/4, हाँ तो सर हो जाएगा। r की वैल्यू 4 आ गई, और हमने बताया होगा r की वैल्यू 4 आ गई, सो मॉड x लेस देन r मतलब r 4 है, तो इसका मतलब x -4 से 4 में तो कन्वर्जेंट है, इसकी गारंटी है। एंड पॉइंट पे हमें अलग से चेक करना होता है, फॉर्मूला नहीं बताएगा। तो एक बार यहाँ पे हम रखेंगे 4, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की पावर n अपॉन log n, आई थिंक ये कन्वर्ज करेगी ड्यू टू, मैं कह रहा हूँ एक बार x की जगह 4 रखो और एक बार x की जगह -4, ये चेक करने के लिए कि एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये पावर सीरीज। जब मैं 4 रख रहा हूँ 4 की पावर n, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा दिस, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो लेबनीज रूल से कन्वर्जेंट हो जाएगा, या ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से 4 पे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। व्हाट अबाउट -4, -4 की पावर n, क्या सीरीज 1/n कन्वर्ज करती है? अगर मैं -4 रखूंगा तो ये 4 की पावर n मिल के हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, बनेगा सीरीज 1/n, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। आई थिंक सीरीज log n तो कन्वर्ज नहीं करेगी, किससे कैसे चेक करोगे, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से कर लो चेक। सीरीज log n है, क्या ये कन्वर्जेंट है? सो दिस विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीरीज 2 की पावर n 1/log 2 की पावर n, तो ये कितना बन जाएगा? सो n बाहर आ गया, 2 की पावर n/n, वो तो लिमिट ही इन्फिनिटी पे चली जाएगी ना, तो कन्वर्ट तो नहीं करेगी, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, तो इसमें 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया -4 ओपन 4 क्लोज। इसने क्या दिया है, इसने दोनों पे क्लोज कर दिया है, दोनों फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
क्योंकि -4 पे दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, x इज इक्वल टू -4 पे, और ये कह रहा है -4 + 4 दोनों पे कन्वर्जेंट है, दोनों पे क्लोज लगा रखा है, इसलिए गलत है। ठीक है, देख लो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, पी क्यू दोनों फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि -4 पे ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो हो गया। फोर 11, चलो डाउट तो हो ही गया ना। तो 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन ऑफ पॉजिटिव विथ दिस। क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn + 1 अपॉन xn 1 है, ऐसा कुछ। तो xn के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा जी? ये तो थ्योरम है ना। अगर ये 1 है, 1 का मतलब क्या है? ओ, ये तो 1 है, तो 1:1 है, तो रेशियो टेस्ट क्या कहती है? 1 आने पे क्या होगा? टेस्ट फेल। हाँ कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। हाँ, है ना। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो इसको फॉलो कर रहा हो। एक तो एग्जाम्पल है xn बराबर 1/n वाला, राइट। एक सुटेबल एग्जाम्पल ये है। और कोई एग्जाम्पल है आपके पास जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो? तो इसकी लिमिट तो 0 पे जा रही है, तो मुझे लग रहा एक एग्जाम्पल को हमने क्या करते हैं, डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड में हमने एक एग्जाम्पल लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल दैट सेटिस्फाई दिस। अब आप पूछ रहा है कि xn कहां कन्वर्ज करेगी, तो ये तो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो ऑप्शन ए बी सी डिस्कार्ड हो गया। तो एक एग्जाम्पल ने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, तो इसका मतलब है कि डी सही है। अब क्वेश्चन ये है कि सोचो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा हो रहा हो लेकिन xn 0 पे नहीं जा रहा हो? ऐसा एग्जाम्पल है? खुद बताओ। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सुटेबल एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या कहता हूं, एक एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, वो 0 पे कन्वर्ट कर गई, तो मतलब ये कह रहा है 1 पे करेगी गलत, 2 पे गलत, 3 पे गलत, तो 0 वाला सही हो गया। मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए चौथा सही हो गया। ये अगला क्या है? हाँ, जब हम लोग लेंगे 2 + 1/n लेंगे तो क्या होगा? अब करके देखो, बताओ। 1 आ रहा है। 2 + 1/n और 2 + 1/n + 1, इसके रेशियो का लिमिट निकालिए, कितना आएगा? 2n। मतलब अभी तो मैंने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया, वही चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे इनवैलिड सा लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार क्या आता है। यहाँ आएगा 2n + 2 + 1 अपॉन n + 1। नहीं, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ये रेशियो कहाँ जाना चाहिए? 1 पे। सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1/n ले लिया, सो दिस लिमिट गोज टू 1 जाती है ना, या उल्टा कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 + 1/n कहाँ पे जाएगी? 2 पे। तो इसका क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन बनाने में गलती किया है, क्वेश्चन है ना, मिस्टेक है इसका मतलब। अभी तो मैंने जस्ट एक ऑप्शन जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल ले लिया, लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन गलत है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना यहाँ पे, कि अभी के लिए जैसे मैं जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल ले लिया था। जैसे आप 1 + 1/n लेंगे, आई थिंक वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, है ना। चेक करो, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा उस एग्जाम्पल को। तो इसका मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस में ऐसा ले लूं k + 1/n, दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन है जी। देख लो, k कोई भी ले ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कोई यूनिक आंसर जरूरी नहीं है। दो अच्छा कब होता? जब जैसे मान लो ये होता <1 एग्जाम्पल के लिए। सो अगर ये <1 होता तो क्या कहता है रेशियो टेस्ट? सीरीज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट।
तो सीरीज का मतलब लिमिट एन हैज टू बी 0। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहां पे लेस देन 1 करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑप्शन ट्रू होगा। इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है ना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जब यहां लेस देन 1, ठीक है, तो उसको लेस देन 1 करना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बारी, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है एक्चुअली। और कोई ये बताओ, देख लो एक बार इसमें क्वेश्चन में और कुछ। सो कर देंगे। ठीक है, अब कौन सा रह गया? तो इसमें मिस्टेक है फोर्थ में। अब 11 में क्या है? एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट। अच्छा, तो एन नॉट जरूरी है यूनिक होगा? चलो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली उठा लिया बी से, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि फॉर ऑल एन मोर देन एन नॉट। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको खोलोगे 2n माइनस 2n माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। सो n प्लस 3 मोर देन 6/5, नहीं 6/5 या 30 होगा जी, देख लो। तो यहाँ से आ गया n मोर देन 27। तो आई थिंक ये इसके लिए बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन n नॉट इज, तो n नॉट क्या होना चाहिए? तो इसको और इसको कंपेयर करना है। ये कहना चाह रहा है कि दिस इक्वेशन विल होल्ड फॉर दिस, है ना, फॉर ऑल दिस, सो दिस n नॉट हैज टू बी 27, इसलिए इसने 27 लगाए हैं। तो जैसे बेसिक इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन हो गया, जैसे जब प्रूव करते हैं ना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 xn कन्वर्जेस टू l, मतलब xn माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को उसने 1/5 लिया है और 2n बाई n प्लस 1 की लिमिट 2 आएगी। तो ये प्रूफ में यूज होता है ये टर्म। तो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिखा है कि दिस होल्ड्स फॉर ऑल दिस, सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल n मोर देन 27। तो n नॉट हैज टू बी 27, है ना, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो इस टेस्ट में और कोई क्वेश्चन रह गया? टेस्ट नंबर 5 में, ये 5 है ना। डन। अब बताओ टेस्ट नंबर 7 स्टार्ट करें या अगले क्लास में देखें? बताओ, तुम लोग करके आए हो? नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है। अब यही स्टॉप करते हैं। तो अभी हमने आज देखा है टेस्ट नंबर 5। बाकी आप अपने पेस पे आगे बढ़ते रहो, ये नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूं तो 5 7 ही करो। तुम पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम अपने रफ्तार से अपना एक दिन में 2 टेस्ट दे कंप्लीट कर सकते हो। फिर रीटेस्ट का भी ऑप्शन है, अगर तुम्हें एक टेस्ट को 5 बार देना हो वो भी ऑप्शन है। तुमने एक बार सबमिट कर दिया तो वापस तुम फिर से टेस्ट दे सकते हो, जैसे फर्स्ट टाइम दिए थे, वो ऑप्शन है वहां पे। तुम ज्योति मैम को टेक्स्ट करोगे, बता देंगे। तुम एक टेस्ट को 50 बार दे सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार देते हो, सेम तरीके से। ये है अपने रिवीजन के लिए। इससे एक फायदा ये होगा, मान लो फर्स्ट टाइम तुम्हारे 40 नंबर आए, तुम एक बार सॉल्व कर लो ठीक से एनालिसिस करके, फिर दोबारा दे के देख सकते हो कितना इंप्रूव हुआ, है ना। यहाँ ये नहीं करना आंसर याद करना है, मेनली जरूरी है अप्रोच समझना, कॉन्सेप्ट समझना। कि पहली बार तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, अप्रोच ही नहीं पता होगा, सेकेंड टाइम क्या अप्रोच पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ये चीजें हैं, तो यू कैन रिवाइज ये। तो कल अभी आज हमने टेस्ट 5 किया, तो अभी 1 से 5 का डिस्कशन हुआ है, क्योंकि 5 7 क्या क्या भेजा था, 9 10, है ना, ऐसा कुछ, ये सब जो है सीक्वेंस सीरीज के हैं। तो अभी 5 हुआ है, 7 कल होगा, अगर 7 करके आओ, फिर 7 के बाद 9 भी शायद सीक्वेंस सीरीज का ही है ना, जो शेड्यूल भेजा था। तो ये सीक्वेंस सीरीज के हैं, 5 7 9 10। हाँ,
5, 7, 9, 10 ये सीक्वेंस सीरीज के हैं। 1 to 4 प्रोबेबिलिटी का टेस्ट था, तो ऐसा करके 3 4 टेस्ट दे दोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कल 7 का डिस्कशन होगा और 9 भी करके आना, 7 और 9 करके आओ, तो अगर टाइम रहा दोनों डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 और 9 करके आओ, अभी रहते हैं यही रखते हैं। थैंक यू।